हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूजा राठौर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नव डार्विनवाद क्या है। पिछली क्लास में अपनों ने नव डार्विनवाद की परिकल्पना को समझा, तो ठीक है, इस बार अपन पढ़ते हैं नव डार्विनवाद क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। नव डार्विनवाद क्या है? नव डार्विनवाद के समर्थन में नव डार्विनवादियों के प्रयोगों का विस्तृत विवरण दीजिए। ठीक है, क्या होता है कि जो नव डार्विनवाद क्या है और जो डार्विनवाद के जो समर्थन थे ना, उसमें नव डार्विनवादियों के प्रयोगों का विस्तृत विवरण अपने को बताना है। ठीक है, तो नव डार्विनवाद अपनों ने उसमें देखा, पिछले जो वीडियो मैंने जो पिछली क्लास आपको अवेलेबल करवाई थी उसमें मैंने नव डार्विनवाद को पूरा बता रखा है। ठीक है, और उसमें उसका जो नव डार्विनवाद की जो डेफिनेशन उसको पूरे शो कर रखा है, तो आप इस वीडियो से पहले के जो वीडियो है उनको देख ले। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन देखते हैं इस क्लास में एक्सपेरिमेंट ऑफ नियो डार्विनिज्म इन सपोर्ट ऑफ डार्विनिज्म। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट ऑफ नियो डार्विनिज्म इन सपोर्ट ऑफ डार्विनिज्म। तो देखिए, कैंसेलो एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट इसका कौन सा एक्सपेरिमेंट है? कंसोला एक्सपेरिमेंट, सॉरी सेंसुला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो क्या होता है, सेंसुला के विभिन्न रंगों के मेंटिस रिलीजियस लेकर उन्हें पौधों पर चिपका दिया गया। ठीक है, क्या हुआ कि जो सेंसुला जो विभिन्न रंगों के जो मेंटिस थे, उसने क्या किया, उनको रिलीजियस को जो थे ना उनको पौधों पर चिपका दिया। जिन मेंटिस का रंग पौधों के भाग से मिलता जुलता था वे बच गए, तथा जिन रंग के पौधों के भाग से भिन्न था उन्हें पक्षी खा गए। ठीक है, इसमें क्या बताया गया आपको समझ में आया कि उन्होंने जो मेंटिस का रंग था ना उन पौधों से मिलता जुलता जो था ना उनको तो वो बच गए। ठीक है, बाकी जो अलग रंग के थे उनके साथ क्या हुआ, उनको पक्षी खा गए। ओके, अब नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है अपन इसके एक्सपेरिमेंट देख रहे, मतलब कि प्रयोगों का विस्तृत विवरण देख रहे। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन आपको पहले पढ़ा दी गई है, तो आप पिछली क्लास के जो वीडियोस लेक्चर है ना उनको जरूर देखें। ठीक है, अब देखते हैं अपन पॉटन्स एंड सैंडर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इन दोनों वैज्ञानिकों ने विभिन्न रंगों के तितली के प्यूपा को ऐसी स्थितियों में रखा जिनमें कुछ रंग उनके लिए प्रोटेक्टिव कलर थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि जो तितली होती ना उसके प्यूपा को उनको ऐसी स्थितियों में रखा जिनमें कुछ रंग उनके लिए क्या थे, प्रोटेक्टिव कलर थे, मतलब उनके लिए रक्षात्मक कलर थे, तथा अन्य रंग विपरीत थे। उन्होंने देखा कि सुरक्षात्मक रंगों में रखे गए प्यूपा ही शेष बचे, अन्य को उनके शत्रु खा गए। ठीक है, क्या हुआ है कि जो सुरक्षात्मक जो प्यूपा थे ना वो तो बच गए, बाकी जो अन्य जो रंग थे उनको कौन खा गए, उनको क्या खा गए, उनके जो शत्रु थे ना वो खा गए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वाला देखते हैं डोवेनपोर्ट एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या होता है, इन वैज्ञानिकों ने काले, भूरे, सफेद आदि रंगों की मुर्गियों के खेत में स्वच्छंद पूर्वक घूमने के लिए छोड़ दी। इन्होंने क्या किया कि जो काले, भूरे और सफेद आदि रंगों की जो मुर्गियां थी ना उनको जो एक खेत देखा उसमें उसके क्या कहा, स्वच्छंद पूर्वक उनको घूमने के लिए उनकी स्वेच्छा से उनको छोड़ दिया गया। फिर क्या हुआ देखते हैं, फिर देखो उसमें क्या हुआ, उन मुर्गियों में से सफेद रंग की मुर्गियां आसानी से पहचानी जा सकती थी। ठीक है, और जो सफेद रंग की जो मुर्गियां थी ना उनको आसानी से पहचाने जा सकती थी, अतः उनका बाज चील ने भक्षण कर लिया। जो व्हाइट कलर की जो मुर्गियां थी ना, हुआ जो व्हाइट कलर की जो मुर्गियां थी ना उनको कौन खा गए, उनको बाज चील, उन्होंने उनका भक्षण कर लिया, उनको प्रीडेटर खा गए। फिर क्या होता था, शेष मुर्गियां आसपास के वातावरण से रंग में मिल जाने के कारण बच गई। देखो जो मतलब कि जो बाकी की जो मुर्गियां थी ना उनका जो रंग वातावरण से मिल गया उसके कारण वो बच गई।
इस प्रकार से अपनों ने कितने एक्सपेरिमेंट पढ़े? अपनों ने 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े। और किसके पढ़े अपनों ने? नव डार्विनिज्म के। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है लेमार्कवाद क्या है, यह किन तथ्यों पर आधारित है, लेमार्कवाद की दृष्टि हेतु उपयुक्त तो उदाहरण लिखिए। ठीक है, अपने जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो लेमार्कवाद क्या है, मतलब अपने को इसका डेफिनेशन बताना है, यह किन तथ्यों पर आधारित है, लेमार्कवाद की दृष्टि हेतु उपयुक्त तो उदाहरण भी बताने। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ओके, अब अपन इसका आंसर देखते हैं। तो देखिएगा, व्हाट इज लेमार्किज्म। ठीक है, कि लेमार्किज्म क्या है, तो इसको देखते हैं अपन। विकास के संबंध में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क कब 1744 से 1829 ने जो सिद्धांत दिया उसे लेमार्क का सिद्धांत कहते हैं, अथवा लेमार्किज्म अथवा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जीवधारी द्वारा अपने जीवन में आए हुए परिवर्तन उसमें उपार्जित एक्वायर्ड अथवा उत्पन्न अगली पीढ़ी में वंशागत इनहेरिट हो जाते हैं, अर्थात एक पीढ़ी में परिवर्तन से उत्पन्न हुए लक्षण अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या होता है कि जो इस सिद्धांत में जो बताया गया है कि जो जीवधारी द्वारा अपने जीवन में आए हुए परिवर्तन, और उसमें क्या होता है, उपार्जित एक्वायर्ड अथवा उत्पन्न होकर अगली पीढ़ी में वंशागत इनहेरिट हो जाते हैं, अर्थात क्या होता है, एक पीढ़ी में परिवर्तन से उत्पन्न हुए लक्षण अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, क्या होते हैं, अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार ही जंतुओं को स्वतः अनुकूलित करना पड़ता है। ओके, ये तो नेक्स्ट क्लियर है कि जो वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण ही जंतुओं को क्या होता है, अपने आप को अनुकूलन करना पड़ता है, जिससे उनके स्वभाव, वास स्थान, संरचनाओं, जीवन के लिए जीवधारी अपने में वातावरण के अनुसार परिवर्तन करते हैं। समझ में आया कि जो स्वतः अनुकूलित कैसे करना पड़ता है, जिससे उनके जो स्वभाव होता है, हैबिटेट होती है, उनके स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी जो जीवन की लाइफ मतलब उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, जीवधारी अपने आप में वातावरण के अनुसार परिवर्तन करते हैं और नए जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उनको उपार्जित होते हैं। जीवधारी के स्वभाव मतलब हैबिटेट में परिवर्तन होने से कुछ अंग सामान्य से अधिक, ठीक है, कुछ सामान्य से कम तथा कुछ पूर्णतः क्या हो जाता है, टोटली नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। क्या होता है, बहुत सारे तो सामान्य से अधिक विकसित हो जाते हैं और बहुत सारे कम विकसित हो जाते हैं और बहुत सारे तो क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, मतलब कि कोई भी कार्य नहीं करते हैं। और कुछ नए अंग भी विकसित होने लगते हैं जो अंग कार्यहीन हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे तो कार्यहीन हो जाते हैं जो फंक्शनल नहीं होते हैं और बहुत सारे नए विकसित होने लगते हैं। फिर क्या होता है, फैक्ट ऑन विच लेमार्किज्म इज बेस्ड, मतलब कि इसमें क्या फैक्ट है, कि इसके बीच में क्या फैक्ट है लेमार्किज्म को के आधार पर। ठीक है, तो अपन देखते हैं लेमार्कवाद निम्न तथ्यों पर आधारित है। तो देखिएगा कौन कौन से तथ्य हैं, अपन देखते हैं। फर्स्ट इसका तथ्य इफेक्ट, तो देखिएगा इन्वायरमेंटल इफेक्ट, जिस वातावरण में कोई जीवधारी रहता है, ठीक है, वह वातावरण उस जीवधारी को प्रभावित करता है। यह प्रभाव ही जीवधारियों में परिवर्तन लाता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप किसी अंग या संरचना की सामान्य गतिविधियां होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, इसमें क्या आता है, जिन अंगों का उपयोग कोई जीवधारी अधिक करता है वे अंग क्या होते हैं, तीव्र गति से विकसित होते हैं। मतलब कोई भी जो अंग है ना, जीवधारी उसका ज्यादा यूज करता है, वे तीव्र गति से विकसित होते हैं, तथा जिन अंगों का
प्रयोग बहुत कम होता है। जो अंग होते हैं, क्या होता है कि जिन अंगों का प्रयोग बहुत कम होता है या होता ही नहीं, वे अंग धीरे धीरे या तो कमजोर हो जाते हैं या फिर डिजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे अंग अवशेष अंग के रूप में जंतु में मौजूद रहते हैं। ऐसे जो अंग होते हैं ना, वो बहुत बार अवशेष अंग के रूप में जंतु में मौजूद रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इस धारणा को अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन भी कहते हैं। थर्ड वाला आता है टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, जीवधारियों के शरीर एवं अंगों में बढ़ते रहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जीवधारी में जो शरीर के जो अंग ऑर्गन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। यह भी जैव विकास का एक कारण है। नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब इसमें क्या होता है, देखिएगा, वातावरण के प्रभाव एवं किसी अंग के उपयोग या अनुप्रयोग के कारण जीवधारी में परिवर्तन होते हैं। क्या होता है कि वातावरण के जो इफेक्ट होता है ना, उसमें किसी अंग के उपयोग या अनुप्रयोग के कारण क्या होता है, जीवधारी में परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो ये परिवर्तन होते हैं ना, चेंजेस, वो अगली पीढ़ी में भी चले जाते हैं। ऐसे परिवर्तन अथवा लक्षण एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर कहलाते हैं। उपयोग या अनुप्रयोग के आधार पर ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जीवधारियों में पहुंचते हैं। ठीक है, उपयोग के आधार पर ही जो ये कैरेक्टर ये होते हैं ना, ये जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। अगला आता है कई पीढ़ी के बाद का जीवधारी प्रारंभिक जीव से पूर्णतः भिन्न होता है। क्या होता है कि बहुत सारी पीढ़ी के बाद का जो जीवधारी होता है ना, वो प्रारंभिक जो जीव होता है उससे पूर्णतः भिन्न होता है, उसमें डिफरेंस होता है। तथा इस प्रकार नई जाति क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल फॉर कन्फॉर्मेशन ऑफ लेमार्किज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका उदाहरण देखकर अपन समझते हैं कि किस प्रकार से कन्फॉर्मेशन हुआ लेमार्किज्म का। लेमार्क ने अपने वाद की पुष्टि करने के लिए निम्न उदाहरण प्रस्तुत किए। तो देखते हैं लेमार्क ने क्या क्या अपनी बात की पुष्टि करने के लिए क्या क्या एग्जाम्पल दिए। तो देखिएगा, रेड्यूस्ड मसल्स ऑफ ड्रीना ऑफ ह्यूमन बींग। क्या होता है, मनुष्य के कान की जो मांसपेशियां काम में न आने के कारण घटकर अल्प विकसित रह गई। समझ में आया कि जो अपने जो कान की जो मांसपेशियां थी, काम में न आने के कारण घटकर अल्प विकसित रह गई, जबकि कुत्ता, खरगोश एवं हाथी में कानों का उपयोग होने के कारण उनकी जो मांसपेशियां थी ना, वो सुदृढ़ हो गई। ठीक है, जो कुत्ता, खरगोश और हाथी के जो कानों की जो मांसपेशियां थी, उसमें क्या हुआ कि वो काम में आने के कारण और सुदृढ़ हो गई और वो विकसित हो गई। ठीक है, जिससे वे अपने कानों को स्वतंत्रता पूर्वक चला सकते हैं। ठीक है, वो अपने कान को स्वतंत्रता पूर्वक हिला सकते हैं, हिला डुला सकते हैं, उनमें इस प्रकार से मूवमेंट हो सकता है। प्रारंभ में विकसित एवं प्रयोग में न आने के कारण अल्प विकसित रह गए। क्या हुआ है कि प्रारंभ में जो अपने जो कान की जो ये थी वो विकसित हो गई और अल्प विकसित हो गई, क्योंकि उसका होने का कारण एक था, जिस चीज को यूज में लिया गया वो विकसित हुई और जिसको नहीं लिया गया वो अविकसित रह गई, अल्प विकसित रह गई। अंगों को अवशेषी अंग वेजिटेरियल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। ओके, अब नेक्स्ट वाला आता है जिराफ। अब जिराफ में क्या होता है, देखिएगा, जिराफ अफ्रीका में पाए जाने वाले जिराफ के पुरखों की गर्दन एवं अगली टांगें छोटी थी। ठीक है, अफ्रीका में जो जिराफ पाया गया ना, उसके जो पुरखों की गर्दन एवं जो अगली टांगे थी वो छोटी थी। ये पुरखे भूमि पर उपलब्ध घास खाया करते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, जो भूमि पर जो उपलब्ध जो घास थी ना, उसको खाया करते थे। फिर क्या हुआ, वातावरण में परिवर्तन होने से, वातावरण में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, वातावरण में परिवर्तन हुआ ना, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वातावरण परिवर्तन होने से भूमि की जो घास थी वो सूख गई तथा वह क्षेत्र जो था ना वो रेगिस्तान में बदल गया। जमीन पर घास उपलब्ध न होने के कारण जिराफ ने पेड़ों के निचले पत्ते खाना प्रारंभ किया। फिर ऊंचे पत्तों तक पहुंचने के लिए अगली पीढ़ी टांगों पर जोर दिया गया। ठीक है, ऊंचे पत्तों पर पहुंचने के लिए जिराफ ने क्या किया, टांगों पर जोर दिया।
अनेक वर्षों तक इसी प्रकार वृक्ष के पत्ते खाने से उसकी अगली टांगे तथा गर्दन ऊंची हो गई। ठीक है, बहुत वर्षों तक उसने ऊपर की जो पत्तियां खानी स्टार्ट कर दी, जिससे उसके क्या हुआ, अगली टांगों पे उसने जोर दिया था, उससे क्या हुआ, गर्दन, वो टांगे थोड़ी और बड़ी हो गई और गर्दन भी उसकी ऊंची हो गई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ तथा उसके लिए उपार्जित लक्षण बना। फिर क्या हुआ, उपार्जित लक्षण बना जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये प्रोसेस चलती गई, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी रूपांतरण हो गया और उससे आज की जिराफ उत्पन्न हुई। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्नेक मीन्स सांप। ओके, सांपों के पुरखे छिपकलियों जैसे ही थे। ठीक है, सांपों के जो पुरखे थे ना, वो कैसे थे, छिपकलियों जैसे ही थे। ये जंगली में घनी झाड़ियों में बिल बनाकर रहते थे। ये जंगल में क्या करते थे, ये झाड़ियों में बिल बनाकर रहा करते थे। बिल में आने जाने में क्या था, बिल में आने जाने में इनको प्रॉब्लम होती थी, असुविधा उत्पन्न करते थे। फिर क्या हुआ कि अतः इन पुरखों ने रेंग कर तथा सरक सरक कर बिलों में जाना प्रारंभ किया। फिर क्या हुआ कि ये जो पुरखे थे ना, ये धीरे धीरे सरक कर, रेंग कर तथा सरक सरक कर बिलों में जाना प्रारंभ किया, जिससे इनका शरीर पतला हो गया तथा पाद डीजनरेट हो गए। इस प्रकार यह लक्षण उपार्जित होकर वंशागत हुआ तथा सांपों की नई नई जातियां उत्पन्न हुई। ओके, फिर आता है टालपा। यह अंधेरे में रहता था, जिससे इसके नेत्रों का प्रयोग नहीं हुआ तथा इसके नेत्र डीजनरेट हो गए। ठीक है, ये अंधेरे में रहता था, इसके नेत्रों का प्रयोग नहीं हुआ और इसके नेत्र डीजनरेट हो गए। यह लक्षण उपार्जित लक्षण बना तथा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होता गया। इस प्रकार नई स्पीशीज की उत्पत्ति हो गई। समझ में आया किस प्रकार से इनका डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार से विकसित हुए, किस प्रकार से अल्प विकसित हुए, ये अपनों ने लेमार्किज्म में समझा और पढ़ा। ठीक है, अपनों ने जो क्वेश्चन अभी देखा ना, ये लेमार्क क्या है, लेमार्कवाद क्या है, ये किन तथ्यों पर आधारित है, इसका पूरा अपनों ने इसके कैरेक्टर देखे, इसके जो एक्सपेरिमेंट थे और इन्होंने किस प्रकार से अपने एक्सपेरिमेंट को कंफर्मेशन किया, इनके एग्जाम्पल को कंफर्मेशन किया इन्होंने, जिराफ का, स्नेक का, इन सबके एग्जाम्पल टाल्फा का सभी बताए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। थैंक यू।